हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। महिका यहाँ की खूबसूरती देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और उसे यह सब कुछ किसी कहानी की किताबों जैसी दुनिया लग रही थी। तभी कुछ सोचते हुए महिका ने रेहान से पूछा, मिस्टर रेहान, क्या सच में अगर मैं अच्छा काम करती हूँ और टीना को अच्छे से पढ़ाती हूँ तो मैं यहाँ रहकर आगे भी टीना को पढ़ा सकती हूँ? यह सवाल सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आप यहाँ आगे तक अपना काम कंटिन्यू कर सकती हैं। निशा ने जिस इंसान को रिकमेंड किया है, मुझे उस पर विश्वास है और फिर आप टीना को पढ़ाने जा रही है, इसलिए मैं आप पर भी बहुत विश्वास करता हूँ। आपको मुझे कोई बाहरी इंसान समझने की ज़रूरत नहीं है। रेहान की इतनी अच्छी बातें सुनकर महिका को बहुत अच्छा लगा और उसने खुश होते हुए रेहान से थैंक यू कह दिया। रेहान ने पहले ही अपने कुछ लोगों को महिका के बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया था और कल ही रेहान को पता चला था कि महिका का बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और उसकी सोशल रिलेशनशिप भी बहुत सिंपल है। उसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है और अपनी कॉलेज में अपनी पढ़ाई की वजह से वह काफ़ी पॉपुलर भी है। रेहान को ये भी पता चल गया था कि महिका के पेरेंट्स को बिजनेस में अभी कुछ प्रॉब्लम से गुजारना पड़ रहा है। खैर, रेहान को इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि इससे टीना की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। कुछ सोचकर रेहान ने महिका से कहा, तो मुझे लगता है कि अब हमें फीस और बाकी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेनी चाहिए। क्या आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है? रेहान का सवाल सुनकर महिका एकदम दंग रह गई। स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा उसने कभी कुछ नहीं सोचा था और ना ही उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी। रेहान का सवाल सुनकर महिका ने तुरंत अपना सिर न में हिला दिया और उसके बाद एकदम चुप हो गई। महिका को ऐसा देखकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर आप समर वेकेशन के दौरान पूरे दिन यही रहकर टीना को पढ़ाए और जो भी कोर्स है वह आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। मैं आपको पर मंथ 1000 सैलरी दूंगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर रहने और खाने की अरेंजमेंट भी मैं फ्री में करवा दूंगा। तो आपको क्या लगता है, क्या आपके हिसाब से ये सब ठीक है? रेहान की बात सुनकर महिका एकदम हैरान रह गई। उसने अपने मन में सोचा, इतना सब कुछ देने के बाद भी रेहान मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये मेरे लिए सही रहेगा। ये सब कुछ वाकई महिका की उम्मीदों से बहुत ज़्यादा था। यहाँ आने से पहले महिका को लग रहा था कि एक ट्यूटर के तौर पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा 5000 मिल जाएंगे। महिका ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि रेहान खुद से उसे 0,000 सैलरी पर मंथ देगा और साथ ही साथ खाने पीने और रहने की भी व्यवस्था करेगा। मही ने अपने मन में सोचा कि इतने आलीशान और लग्जरी घर में खाना और रहना कैसे खराब हो सकता है। मही को अपने मन में लग रहा था कि वह यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आई है बल्कि मस्ती करने के लिए आई है। रेहान ने जब देखा कि महिका इस वक्त हैरान होकर उसके सामने बैठी है और कुछ भी नहीं बोल रही है, तो रेहान को लगा कि शायद महिका इस ट्रीटमेंट और कंडीशन से खुश नहीं है। इसीलिए उसने दोबारा महिका से पूछा, टीचर महिका, क्या कोई प्रॉब्लम है? रेहान का सवाल सुनकर महिका ने तुरंत अपना सिर न में हिला दिया और लगातार अपना सिर न में हिलाती रही और फिर रेहान से बोली, नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जो ट्रीटमेंट मुझे दे रहे हैं वह थोड़ा ज़्यादा है। महिका की बात सुनकर रेहान ने एक नज़र मैगी को देखा और उसके बाद ज़ोर से हंसने लगा। उसने अपने मन में सोचा कि इतना पैसा और प्रॉपर्टी मेरे पास है, भला मैं कैसे 0,000 देने से पहले उन्हें ज़्यादा समझूंगा। रेहान के लिए यह अमाउंट बहुत ज़्यादा कम थी। इतना पैसा तो वो टीना को 2 दिन की चॉकलेट दिलाने में खर्च कर देता था। रेहान तो इससे भी ज़्यादा पैसे फीस के तौर पर देना चाहता था, पर रेहान महिका की फैमिली कंडीशन जानता था, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि अभी अभी मिलते ही रेहान महिका को ज़्यादा पैसे दे दे और बाद में महिका को लगे कि रेहान उस पर कोई आसान कर रहा है, और इसीलिए इस बारे में सोचते हुए रेहान ने सिर्फ 0,000 ही सैलरी के तौर पर देना सही समझा। खैर, रेहान को नहीं पता था कि यह फीस उसे इतनी ज़्यादा लगेगी। रेहान ने वक्त को देखते हुए कहा, अब जब आपके और मेरे बीच ट्रीटमेंट की बात डिसाइड हो गई है और दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप टीचिंग स्टार्ट करवा सकती हैं। रेहान ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा, लगभग दोपहर हो गई है और आप मेरे घर पहली बार आए हैं, सो मैं चाहता हूँ कि आप हम सबके साथ लंच करें। रेहान की बात सुनकर एक बार तो महका फॉर्मेलिटी के लिए ना कहना चाहती थी, पर दिक्कत यह थी कि महका अभी आइलैंड पर थी और रेहान की मर्जी के बिना वह यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। हालांकि अगर वह जाना चाहती तो रेहान उसे रोकता नहीं,
और फिर रेहान ने अभी तक ये भी नहीं बताया था कि मिहिका टीना को कब से पढ़ा सकती है। इसीलिए रेहान की बात सुनकर मिहिका रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगी। रेस्टोरेंट में आने के बाद मिहिका ने देखा कि अलग अलग तरह के कई रेस्टोरेंट इस मैनर में थे। इनमें से एक रेस्टोरेंट वेस्टर्न स्टाइल में बना हुआ था, जहां की डाइनिंग टेबल के दोनों तरफ सिर्फ 30 लोग ही एक बार में बैठकर खाना खा सकते थे। दूसरा रेस्टोरेंट ईस्टर्न स्टाइल में बना हुआ था, जहां पर राउंड टेबल डली हुई थी और वो टेबल लगभग 5 मीटर लंबी थी, जहां बैठकर 20 से 30 लोग आराम से खाना खा सकते थे। हालांकि आज काफी कम लोग थे और अंदर की तरफ काफी ज्यादा ठंडी हो रही थी, इसीलिए रेहान ने लंच का सारा इंतजाम बैक साइड की तरफ झील के किनारे अरेंज करवा दिया। वहां झील से झरता हुआ पानी और आसपास लगे बांध के पेड़ बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। झरने से बहता हुआ पानी काफी आगे तक जा रहा था। इस तरह के खूबसूरत नज़ारे के बीच प्रकृति की गोद में बैठकर खाना खाना वाकई बहुत ज्यादा खुशनसीबी वाली बात थी और मिहिका तो जैसे हर एक नज़ारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी। जब सब लोग वहां खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो मैगी ने कुछ सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि वे तुरंत अपनी बनाई हुई डिशेस को रेहान और बाकी सबको सर्व करें। यहाँ पार्टी में आने से पहले अमन ने सोचा कि शायद रेहान अभी अभी यहाँ रहने लगा है और यहाँ पर बे को कैंच करना रेहान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसने टेम्पररी तौर पर अपने ताजमहल 5 स्टार होटल के कुछ शेफ को खाना बनाने के लिए यहाँ ट्रांसफर कर दिया था। रेहान इन सब लोगों को ज्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रखना चाहता था। पार्टी खत्म होते ही वह इन सबको वापस भेज देना चाहता था। हालांकि मैगी ने देखा कि यहाँ पर अभी सेंस कम है और अमन के भेजे हुए लोगों की अभी ज़रूरत है, इसीलिए उसने रेहान को सजेशन दिया कि कुछ दिन और ये लोग यहीं पर रहकर काम करें। जब सही टाइम आएगा तो रेहान खुद जाकर कुछ अच्छे लोगों को यहाँ काम करने के लिए हायर कर लेगा, क्योंकि रेहान को भी लगता था कि हमेशा हर काम के लिए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के लोगों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। मिहिका की मेहमान नवाजी करने के लिए रेहान ने काफ़ी अच्छी विशेष बनवाई थी। जैसे ही रेहान के लिए काम करने वाले सेंस ने एक के बाद एक डिलीशियस खाना मिहिका की प्लेट में सर्व किया तो हैरानी की वजह से मिहिका की आंखें एकदम बंद हो गई थीं। उसने आज से पहले इतना टेस्टी खाना एक साथ कभी नहीं देखा था। मिहिका जिस प्लेट में खाना खा रही थी वह भी बहुत ज़्यादा महंगी थी और उसमें रखी हुई हर एक डिशेस को बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया गया था। इसमें इस्तेमाल किया गया मसाला और बाकी सामान पूरी तरह से नेचुरल था और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। ऑर्डिनरी लोगों की बात की जाए तो इस तरह का खाना उन्होंने पहले खाना तो दूर की बात है देखा भी नहीं था। खैर, ये सारा कमाल अमन के ताजमहल 5 स्टार होटल में काम करने वाले दुनिया के टॉप शेफ़ का था। इस तरह की आलीशान डिश बनाने के लिए अमीर लोगों को भी पहले एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। यह अपॉइंटमेंट का टाइम कई बार 2 से 3 महीने का और लगभग आधे साल का भी हो सकता था। अमीर लोगों को भी इस तरह का खाना एंजॉय करने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता था। पर रेहान की तो बात ही अलग थी। उसे जब भी जो भी खाने का मन करता था तुरंत उसके सामने हाजिर कर दिया जाता था। शायद यही अंतर था एक वर्ल्ड क्लास अमीर इंसान और सिर्फ एक अमीर इंसान के बीच का। इन दोनों ही अमीर क्लास लोगों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल ज़मीन आसमान की तरह था। हालांकि रेहान हमेशा इन शेफ से इस तरह का डिलीशियस खाना बनाने के लिए नहीं कहता था। आज मिहिका को एंटरटेन करने के लिए रेहान ने इन सबको यह खाना बनाने के लिए कहा था। ज़्यादातर टाइम रेहान को फास्ट फूड खाना पसंद होता था, इसलिए जब भी उसे फास्ट फूड खाना होता था वह किचन में जाकर खुद ले लिया करता था। तभी डाइनिंग टेबल पर रेहान ने मिहिका से कहा, टीचर मिहिका, अगर आपके पास अभी दोपहर में कोई भी काम करने के लिए नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी वापस जाना चाहिए। आप अभी से टीना को पढ़ाना शुरू कर सकती है। रेहान की बात सुनकर मिहिका ने तुरंत कहा, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मुझे हर वक्त यही रहना है तो मुझे रात को वापस अपने हॉस्टल जाकर अपनी ज़रूरत का सामान और कपड़े लेकर आने होंगे। मिहिका की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको जाना हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज कर दूंगा।
मैगी ने मुझे बताया कि आपको अभी अपना फाइनल एग्जाम देना बाकी है और समर वैकेशन से पहले आपको अपने सारे एग्जाम पूरे करने हैं। अगर ऐसा है तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप तुरंत अपना एग्ज़ाम देकर मेरे हेलीकॉप्टर से ही वापस आ जाना। बेसिकली मैं हेलीकॉप्टर का यूज़ कम ही करता हूँ, इसीलिए आप इसे ले जा सकती हैं। रेहान की बात सुनकर मिहिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या जवाब दें। पहले इतनी आलीशान और लग्जरी यार्ड और उसके बाद अब हेलीकॉप्टर। जब से मिहिका यहाँ आए हैं तब से उसकी हैरानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ आज के आधे दिन में मिहिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी परियों की कहानी की आधी जिंदगी जी ली है। आज सुबह से मिहिका के साथ जो भी हो रहा था वह सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा हद तक अपने उस सपने की तरह लग रहा था जिसे वह अक्सर देखा करती थी। महका जानती थी कि यह सपना नहीं हकीकत है, पर फिर भी कुछ टाइम के लिए ही सही, पर मिहिका अपना यह वहम दूर नहीं होने देना चाहती थी। मिहिका इस वक्त थोड़ी सी परेशान थी। वह अपने मन में सोचने लगी कि अभी तक वह टीना के साथ ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजार पाई है। उसने टीना के साथ थोड़ी देर बाद ज़रूर की थी, जिससे टीना उसे काफ़ी पसंद आई थी, पर अपने एग्जाम और बाकी सामान लाने के लिए रेहान ने अपने हेलीकॉप्टर से मिहिका को वापस भेज दिया था। रेहान का प्राइवेट हेलीकॉप्टर सीधा इजू मीडिया कॉलेज में बने हेलीपैड पर आकर रुका था। वैसे तो यहाँ हेलीकॉप्टर आना बहुत कॉमन बात थी, पर अभी भी किसी का प्राइवेट हेलीकॉप्टर कॉलेज की मैन बिल्डिंग पर लैंड होना बहुत बड़ी बात थी। वह भी तब जब खास करके वह किसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लैंड किया गया हो। जैसे ही हेलीकॉप्टर रुका, मिहिका उसमें से बाहर आई। जो लोग वहां पर फुटबॉल खेल रहे थे या फिर सिर्फ खड़े हुए थे, जैसे ही उन लोगों ने मिहिका को उस हेलीकॉप्टर में से बाहर आते हुए देखा तो एकदम हैरान रह गए। कुछ लोगों की सांसें तो उनके गले में अटक गईं और कुछ अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकाल पा रहे थे। तभी किसी ने हैरान होते हुए कहा, ये तो हमारे ही डिपार्टमेंट की लड़की है ना, ये किसके हेलीकॉप्टर से आ रही है? कुछ भी बोलो यार, ये हेलीकॉप्टर तो देखने में बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी बात है कि सीधा हमारे कॉलेज की बिल्डिंग पर लैंड हुआ है। हमारे शहर में ऐसा कौन सा अमीरजादा आ गया जो लड़कियों को पिक करने के लिए सीधा हेलीकॉप्टर भेजता है? वैसे मानना पड़ेगा ये हेलीकॉप्टर वाकई बहुत आलीशान है और उन स्पोर्ट्स कार से तो बहुत अच्छा है जो अक्सर हर कोई हमारी शहर की गलियों में लेकर घूमता है। तुम सही कह रहे हो भाई, दूर से देखने पर इतना अच्छा लग रहा है, जब खुद इसमें बैठेंगे तो क्या कमाल का लगेगा ना। अभी तक आसपास जो लोग फुटबॉल खेल रहे थे उनका ध्यान हेलीकॉप्टर और मिहिका दोनों पर चला गया था। मिहिका को देखकर एक लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। तभी दूसरे ने कहा, आज सुबह एक गाड़ी में मिहिका बैठकर गई थी और अब जब वापस आ रही है तो हेलीकॉप्टर से आ रही है। भाई, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर किस अमीर लड़के के साथ ये आजकल घूम रही हैं। हेलीकॉप्टर से आते हुए कितनी ज़्यादा कुल लग रही है ना भाई। मैंने तो सुना है कि ये कहीं पर ट्यूटर के तौर पर अप्लाई करने गई थी। क्या बकवास कर रहा है, किसी ट्यूटर को कोई इस तरह ट्रीट थोड़ी करता है। मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं पता है, और तुम लोगों को ये सब कुछ कहाँ से पता चला? इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि हमें कहाँ से पता चला। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि इसके ट्रीटमेंट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह कहीं पर होम टीचर बनने नहीं जा रही है, बल्कि किसी बड़े और आलीशान घर की मैडम बनने जा रही है। इतना कहकर आसपास के लोग हंसने लगे। वहीं मिहिका ने इन सब लोगों को और इनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। जहां पर मिहिका रह रही थी वह हॉस्टल कॉलेज के एकदम पास ही बनाया गया था और हॉस्टल में मिहिका की हॉस्टल में कोई और नहीं बल्कि निशा थी। पास्ट में मिहिका का परिवार काफी अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ जी रहा था, इसलिए मिहिका पूरे हॉस्टल के कमरे में अकेले रहती थी और इसका हाई रेंट किराया भी अकेले देती थी। और जब से उसके परिवार के बिजनेस में दिक्कत आनी शुरू हुई थी तब से मेका खुद ही अपने खर्चे कम करने में लगी हुई थी। मेका को तो ये खर्चा भी ज्यादा लग रहा था, इसलिए इस सेमेस्टर के बाद वह इससे भी कम खर्चे वाले किसी सिंगल रूम में शिफ्ट होने वाली थी। महिका की किस्मत अच्छी थी जो उसे पार्ट टाइम जॉब के तौर पर रेहान ने इतनी अच्छी सैलरी पर रख लिया था और अब उसको पैसों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि उसके अगले सेमेस्टर की फीस भी वो खुद पे कर सकती थी। उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
महीने भले ही कितनी भी लग्जरी लाइफ क्यों ना जी हो, पर वह हमेशा से बहुत ही सेंसिटिव और समझदार थी। इसीलिए जब उसे लगा कि शायद अब उसकी लग्जरी लाइफ उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वह तुरंत रूम शेयरिंग करने लग गई। वैसे तो मिहिका को लो क्लास लाइफ जीने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब उसे पता चला कि निशा का रूम खाली है, तो उसने निशा के साथ रूम शेयर करना ज्यादा सही समझा। मिहिका और निशा दोनों एक दूसरे को पिछले 2 सालों से जानती थी और इन दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा था। इसीलिए मिहिका को लगा कि उसे बिना सोचे समझे ज्यादा लो क्लास हॉस्टल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अनजान जगह पर जहां वह किसी को नहीं जानती हैं, उनके बीच रहना उसके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो सकता था। और शायद मिहिका, जिसको इन सब की आदत नहीं थी, उसे एडजस्ट करने में भी दिक्कत हो सकती थी। और रही बात निशा की, तो उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना मिहिका का था, पर फिर भी निशा के पास एक बहुत अमीर और सेंसिबल बॉयफ्रेंड था जो उसे बहुत प्यार करता था। शुरू में जुनैद निशा के लिए एक पर्सनल घर खरीदने की तैयारी कर रहा था, जहां पर निशा आराम से रह सके और साथ ही साथ जब जुनैद का मन करे वह भी निशा से मिलने आ सके। इससे उन दोनों के लिए ही आसानी होगी। हालांकि निशा अपने कॉलेज टाइम के दौरान कॉलेज हॉस्टल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने जुनैद को नया घर खरीदने से मना कर दिया और इस तरह से निशा और मिहिका दोनों एक साथ यहाँ पर रहने लग गई। मिहिका जल्दी से अपने कमरे की तरफ आए और अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोलते हुए तुरंत उसे बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ी तो वह हैरान रह गई। मिहिका ने हैरान होते हुए कहा, निशा, तुम वापस आ गई। मुझे लगा कि तुम्हें अभी भी अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखना है, इसलिए तुम जुनैद के साथ ही रहोगी। मिहिका की बात सुनकर निशा ने उससे कहा, पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर जुनैद बहुत हिम्मत वाला है और वह नहीं चाहता था कि मैं उसे इस तरह कमज़ोर देखूं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई खराब करूं। इसीलिए उसने मुझे ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। निशा की बात सुनकर मिहिका ने उसे कहा, मुझे सच में कभी कभी तुम दोनों से बहुत जलन होती है। जुनैद इतने बड़े परिवार का बेटा है, पर फिर भी तुम पर अपनी जान छिड़क है। मिहिका की बात सुनकर निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें जलन महसूस करने वाली क्या बात है? तुम मुझसे हर चीज़ में बहुत अच्छी हो और बहुत टैलेंटेड भी हो। देख लेना, फ्यूचर में जब भी तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो वह तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। निशा की बात सुनकर मिहिका ने थोड़ा ऊ होते हुए कहा, पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कैसा होगा, मैंने तो आज तक कभी उसकी परछाई भी नहीं देखी। मिहिका की बात सुनकर निशा ने उसे आंख मारते हुए कहा, ओहो, क्या बात है, कोई अपने सपनों का राजकुमार ढूंढ रहा है। निशा की बात सुनकर मिहिका झूठ मुठ में नाराज होने की एक्टिंग करने लगी और पास में रखा पीलो उठाकर निशा की तरफ फेंक दिया। उसके बाद निशा ने हंसते हुए मिहिका से कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, यह तो बताओ कि तुम्हारा आज का इंटरव्यू कैसा रहा? क्या तुम थोड़ा सा नर्वस हो गई थी? जैसे ही मिहिका ने ये सवाल सुना तो उसने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, नर्वस नहीं होंगी तो और क्या करूंगी तुमने? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो ठीक से यह तक नहीं पता था कि मुझे किसी प्राइवेट आइलैंड पर पढ़ाने के लिए जाना है। कम से कम मुझे मेंटली प्रिपेयर तो होने देती। मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी। पता नहीं रिहान सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मिहिका को फिर से थोड़ा नर्वस होता हुआ देखकर निशा ने उसे शांत करते हुए कहा, रिहान तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा होगा। रिहान बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है और सच बताऊं तो मैंने तुम्हें पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और सच कहूं तो मैं भी परसों पहली बार ही वहां गई थी। जब मैंने पहली बार आइलैंड पर अपने पैर रखे तो मैं एकदम हैरान रह गई। वह जगह किसी खूबसूरत स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। सच कहूं तो वहां से आने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। निशा की बात सुनकर मिहिका ने सहमत होते हुए कहा, यह तो तुमने सही कहा कि आइलैंड वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि इतनी आलीशान बिल्डिंग बनाने के लिए कितना सारा पैसा लगाया होगा। उस घर को देखकर लगता है कि इससे परफेक्ट घर कोई और हो ही नहीं सकता है। मिहिका का सवाल और हैरानी सुनकर निशा को जुनैद की कही हुई बात याद आ गई और उसने मिहिका से कहा, जुनैद ने मुझे एक बार बताया था कि उस घर को बनाने की कीमत कई बिलियन रुपए हैं। जैसे ही मिहिका ने यह बात सुनी तो वह हैरान होकर वहीं बेड पर निशा के बगल में बैठ गई और उसने हैरानी से निशा की कही बात को दोहराते हुए कहा, क्या कहा बिलियन रुपए? निशा ने मिहिका को आगे बताया। तो मैं भी इतना हैरान हो गई। उस घर की सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिलियन रुपीस में थी। इसके अलावा उस घर को बनाने के लिए
जो मटेरियल और जेड स्टोन इस्तेमाल किया गया था उसकी कीमत तो इसमें इंक्लूडेड भी नहीं है। निशा की पूरी बात सुनकर मिहिका ने हैरानी से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह माय गॉड, मैं कहाँ काम करने जा रही हूँ। तभी अचानक से मिहिका का फोन बजने लगा। मिहिका ने जब अपने फोन पर कॉलर आईडी देखी तो उसमें उसकी मोम का नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा था। मिहिका ने जल्दी से फोन उठाते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी, आप मुझे इतनी लेट कॉल क्यों कर रही हैं? मिहिका की मॉम ने फोन उठाते ही उससे कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन कर लिया। अच्छा मिहिका, तुम्हारे पापा ने लास्ट मंथ तुम्हारे खर्चों के लिए जो पैसे दिए थे, अगर वो कम पड़ रहे हैं तो मैं और पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। अपनी मम्मी की बात सुनकर मिहिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट मंथ आपने जो पैसे दिए थे, अभी तक मैंने उसमें से बहुत सारे पैसे तो खर्च ही नहीं किए हैं। मिहिका की ये बात सुनकर उसकी मम्मी ने थोड़े इमोशनल होते हुए कहा, बेटा अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम अपने परिवार को बताओ, अपने मम्मी पापा को बताओ। हम जानते हैं कि हमारा फैमिली बिजनेस थोड़ा सा लॉस में चल रहा है, पर फिर भी हम कहीं से भी तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर देंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपनी ट्यूशन के खर्चे और लिविंग एक्सपेंस भी पूरे नहीं कर पा रही हो तो मुझे बताओ, तुम्हें बाहर किसी से मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही अभी से इतना परेशान होने की ज़रूरत है। दुनिया में कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकते थे, भले ही उन्हें खुद एक वक्त का खाना खाना पड़े, पर वह अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट डिशेस उन्हें खिलाने की कोशिश करते हैं। भले ही माँ बाप को कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े, पर फिर भी वह अपनी दुख की एक झलक भी अपने बच्चों को नहीं दिखाते। अपनी मम्मी की कही हुई बातों को सुनकर मिहिका इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने खुद के आंसुओं को पूछा और फिर खुश होते हुए अपनी मम्मी से बोली, मम्मी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी अभी होम ट्यूटर के तौर पर एक जॉब मिली है और मुझे इस काम के लिए पर मंथ 0,000 मिलेंगे। जैसे ही मिहिका की मम्मी ने यह बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गई और साथ ही साथ डर भी गई कि उनके हाथ से उनका फ़ोन बस छूटने ही वाला था। उसकी मॉम ने डरते हुए मिहिका से कहा, वोट बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है, प्लीज़ अपने आप को सेफ रखना और किसी को भी तुम्हें नुकसान मत पहुंचाने देना। भला एक होम ट्यूटर को 0,000 पर मंथ कौन देता है? अपनी मम्मी की बात सुनकर मिहिका ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, यह सब कुछ सच है मम्मी। जहां मैं पढ़ाने जाने वाली हूं वह इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है और मुझे उनकी छोटी बहन को पढ़ाना है। शुरुआत में तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, पर आज सुबह जब मैं इंटरव्यू देकर आई तब जाकर मुझे विश्वास हुआ। मिहिका की मॉम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने पूरी तरह मिहिका की बात को काटते हुए कहा, यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान कितना अमीर है, पर कोई भी इंसान इतने से काम के लिए इतने पैसे नहीं देता है। जरूर वह तुमसे झूठ बोल रहा है। मिहिका ने जब देखा कि उसकी मॉम उस पर किसी तरह से विश्वास नहीं कर रही है तो उसने फिर से अपनी मॉम को समझाते हुए कहा, ओहो मम्मा, वह आदमी झूठा नहीं है और ना ही वह कोई अजनबी है। वह आदमी मेरी फ्रेंड निशा के बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है। मैं आपको अच्छे से नहीं समझा सकती। यह लीजिए, आप निशा से बात कीजिए, वही आपको अच्छे से समझाए। अपनी बात कहकर मिहिका ने परेशान होते हुए फ़ोन निशा की तरफ बढ़ा दिया, इस उम्मीद से कि निशा उसकी मम्मी को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगी। मिहिका से फ़ोन लेकर निशा थोड़ा सा हंसते हुए बोली, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं रिहान को बहुत अच्छे से जानती हूँ और वह सच में बहुत अच्छा इंसान है। वह कभी भी मिहिका से झूठ नहीं लगे और ना ही उसे नुकसान उठाने देंगे। जहाँ पर मिहिका को पढ़ाने जाना है वह बहुत आलीशान महल है और वहाँ पर खाने पीने और रहने की अच्छी व्यवस्था की हुई है। वहाँ पर मिहिका को कोई परेशानी नहीं होगी। निशा की बात सुनने के बाद मिहिका की मॉम थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं हो रही थी कि वह आदमी सच में मिहिका को इतनी अच्छी सैलरी देगा या फिर उसकी बेटी से धोखा करेगा। इन सब की परवाह छोड़कर उन्होंने निशा से रेहान की सिचुएशन के बारे में पूछा। निशा बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मुझे बता सकती हो कि रेहान मित्तल कौन है और इनकी फैमिली सिचुएशन कैसी है? मिहिका को ट्यूशन टीचर के तौर पर इनवाइट करना, क्या वह सिर्फ इस बात का दिखावा कर रहा है
मेरा मतलब है कि क्या वह लड़का मिहिका को पसंद करता है। जैसे ही निशा ने यह बात सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही निशा ने मिहिका की मम्मी की बात सुनी तो वह एकदम हैरान रहा। आज रेहान के घर पर ज्यादा लोग नहीं होंगे, तो मुझे नहीं पता कि तुमने यह बात नोटिस की या नहीं, पर रेहान के आसपास बहुत सारी लड़कियां रहती हैं और वह सभी हम सब से एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। जैसे ही मिहिका ने यह बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की को देखा था। उसका नाम मैगी था। हालांकि वह पूरे टाइम रेहान के इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो कर रही थी। वह भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नूरे जहां जमीन पर आ गई हो। पहले मुझे अपनी खूबसूरती पर थोड़ा सा भरोसा था, पर जब से मैंने मैगी को देखा है मेरा सारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया। लड़कियां हमेशा अपनी खूबसूरती और अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहती हैं, और खास करके जब किसी दूसरी खूबसूरत लड़की को देखती है तो मन ही मन में अपनी तुलना करना शुरू कर देती है। महिका की बात सुनकर निशा ने हंसते हुए कहा, तुम मैगी की बात कर रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर मैगी की जैसी वहां 3 खूबसूरत लड़कियां और भी हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ और है जो उससे थोड़ी सी कम है, पर फिर भी हम खुद को उनके थोड़ा आसपास देख सकते हैं। हालांकि वे सब भी किसी खूबसूरत परी से कम नहीं है। इस तरह दर्जनों लड़कियां रेहान के आसपास रहती हैं। जैसे ही मिहिका ने निशा की कही बात सुनी तो एकदम हैरान रह गई। इस वक्त उससे अपनी सांस भी ठीक से नहीं ली जा रही थी। ये सारी बातें सुनकर मिहिका ने हैरान होते हुए कहा, क्या सच में इतनी सारी लड़कियां हैं? और अगर है तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि रेहान एक प्लेबॉय है और फिर भी तुम उसे एक अच्छा इंसान बता रही हो? मिहिका का सवाल सुनकर निशा ने तुरंत उसे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बात सच है कि यह सारी लड़कियां रेहान को पसंद करती हैं, पर रेहान रिश्तों को सीरियसली बहुत मानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो हर वक्त रेहा के पीछे पड़ी रहती हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो रेहान को फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या तुम्हें पता है, परसों ऐसा ही। इतना कहते कहते निशा एकदम से चुप हो गई। वह लगभग रेहान के साथ हुए उस धोखे को मिहिका के सामने खोल देती, पर निशा ने तुरंत खुद को संभाल लिया और अपना मुंह बंद कर लिया और ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वैसे तो यहाँ पर कोई भी बाहर का इंसान नहीं था और महका भी निशा की बेस्ट फ्रेंड थी, पर जब बात रेहान की प्राइवेसी की हो तो निशा ये सारी बातें किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात, मिहिका वहां पर जा जरूर रही थी, पर वह सिर्फ एक ट्यूटर थी और उसके अलावा मिहिका का वहां कोई काम नहीं था। इसीलिए उसे बताना पूरी तरह से बेकार होगा और अच्छा होगा अगर निशा मिहिका को इन सब में इवॉल्व ना करें। निशा को इस तरह चुप देखकर मिहिका ने उससे सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? मिहिका का सवाल सुनकर निशा ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, कुछ नहीं, इन सब चीजों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें खुद ही ये सब पता चल जाए। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि रेहान के आसपास बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। ऐसे में अगर तुम बस वहां पर टीना को पढ़ाने जाना चाहती हो और सिर्फ उसी काम से मतलब रखती हो तो कोई परेशानी नहीं है, पर अगर तुम्हारे मन में रेहान को लेकर इसके अलावा और कोई भी थॉट आता है तो तुम बिना वजह कई लोगों की दुश्मन बन जाओगी और अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लोगी। निशा की बात सुनकर या कहें कि उसकी वार्निंग सुनकर मिहिका ने तुरंत कहा, मैं वहां पर बस टीना को पढ़ाने जाऊंगी और बाकी मुझे किसी के भी पर्सनल मैटर से कोई लेना देना नहीं है। और फिर रेहान सच में बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके आसपास हर वक्त बहुत सारी लड़कियां भी रहती हैं। भला मुझे किसने हक दिया कि मैं खुद को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करूं? महिल कर निशा ने सीरियस होते हुए कहा, अच्छी बात है, पर मैं सिर्फ तुम्हें एडवांस में सही सलामत रहने की एडवाइस दे रही थी। वहाँ पर रेहान से मतलब रखने से किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और अगर यह सब जानते बुझते भी तुम्हें रेहान के बारे में सोचना है तो फिर
तुम्हें उस हिसाब से खुद को तैयार रखना होगा। परसों रेहान के साथ जो भी हुआ था वह सुनकर ही निशा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रेहान के आसपास की लड़कियां अपने फायदे के लिए इस तरह से कंपटीशन कर रही थीं और आखिर में खुद एक होकर रेहान के खिलाफ ही इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेंगी। अभी तक निशा को इतना तो समझ आ गया था कि रेहान के आसपास रहने वाली लड़कियां जितनी शांत और सीधी दिखाई देती हैं वे इतनी सीधी हैं नहीं। सबके सामने वे एक दूसरे के साथ अच्छा बनने का दिखावा ज़रूर करती है, पर असल में हर वक्त उनके बीच में कंपट चलता रहता है। और अब जब निशा की बेस्ट फ्रेंड रेहान के घर पर टीना को ट्यूटर के तौर पर पढ़ाने जा रही थी तो निशा को थोड़ा डर लग रहा था कि उसकी भूली दोस्त कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। हालांकि अगर मासूमियत की बात की जाए तो मिहिका इस मामले में निशा से बेहतर ही थी। वहीं दूसरी तरफ निशा भले ही दूर से एक छुई मुई जैसी सिंपल सी कमज़ोर लड़की लगती हो, पर असल में निशा का दिमाग और उसके विचार बहुत ज्यादा अलग थे और वह बाकियों से ज्यादा बेहतर चीजों को समझती थी। और रही बात मिहिका की, तो वह भी कोई बेवकूफ नहीं थी। उसका दिमाग भी बहुत ज्यादा स्मार्ट था। हालांकि उसका सारा ध्यान हर वक्त अपनी पढ़ाई में, पेंटिंग में और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में ही लगा रहता था। इसीलिए उसे दुनियादारी की कोई खास समझ नहीं थी। अगर मिहिका के सामने सिया और विदिमा जैसी चालाक लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए तो फिर मिहिका तो जैसे कहीं इन सबके खेल के बीच में बिना वजह ही पिस जाएगी। जहां एक तरफ मिहिका और निशा रेहान और उसकी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ माइलन पर रेहान भी मिहिका के बारे में ही बात कर रहा था। रेहान ने अपने पास बैठी हुई टीना से कहा, टीना, दोपहर में हम दोनों तुम्हारी टीचर मिहिका से मिल चुके हैं। अब तुम बताओ, तुम्हें मिहिका कैसी लगी? रेहान का सवाल सुनकर टीना ने तुरंत कहा, हाँ भैया, टीचर मिहिका काफ़ी अच्छी है और बहुत प्यारी भी हैं। उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है और उन्हें ये भी पता है कि पियानो कैसे बजाते हैं, कैसे सिंगिंग करते हैं, कैसे डांसिंग करते हैं और कैसे प्यारी प्यारी ड्राइंग बनाते हैं। मुझे भी ये सब कुछ सीखना है। रेहान ने जब टीना के मुंह से मिहिका की इतनी तारीफ सुनी तो उसने हैरान होते हुए कहा, क्या सच में? अगर तुम कह रही हो तो मैं भी इस बात को मान लेता हूँ। दोपहर में रेहान ने जब देखा कि मिहिका बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रही है तो उसकी नर्वसनेस को दूर करने के लिए रेहान ने बहाना बनाकर महका और टीना को अकेले बात करने के लिए छोड़ दिया था और खुद मैगी के साथ हॉर्स राइडिंग करने के लिए चला गया था। जब से रेहान ने जुनैद के फादर की तरफ से इतना स्पेशल गिफ्ट रिसीव किया था, तब से रेहान रेड हेयर हॉर्स को संभालने के लिए मैगी के अंडर ट्रेनिंग ले रहा था। और अब रेहान को रेड हेयर हॉर्स के गुस्से से भी ज़्यादा डर नहीं लगता था। रेड हेयर हॉर्स के गुस्से में बदलाव का एक कारण ये भी हो सकता है कि उसे रेहान के यहाँ आकर काफ़ी खुला एनवायरनमेंट मिल गया था और हो सकता है ये एनवायरनमेंट उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो, सिर्फ मैगी ही नहीं। अब तो टीना भी आराम से रेड हेयर हॉर्स के साथ राइडिंग कर लिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान को जानवरों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, इसलिए उसने लिटिल गोरिल्ला जैसे खूंखार जंगली जानवर को भी अपने वश में किया हुआ था। इस वक्त रेहान के पास काफ़ी टाइम था, इसलिए वह अपने इस टाइम को रेड रैबिट के साथ दोस्ती करने और उसके साथ फैमिलियर होने के लिए बिताना चाहता था। इसीलिए जब मैं वापस अपने हॉस्टल चली गई तो रेहान ने टीना को अपने पास बुलाया और उससे यह जानने की कोशिश की कि उसको महका पसंद आई या नहीं। वैसे तो आज पहला ही दिन था और इस दौरान दोपहर के बाद टीना और मिहिका में कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। वे बस एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ मिहिका यह भी जानने की कोशिश कर रही थी कि टीना का स्वभाव कैसा है। दोपहर में बातचीत करने के दौरान जब टीना ने देखा कि उसकी टीचर को सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और पियानो बजाना भी आता है तो टीना मिहिका से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और साथ ही साथ टीना को मानना पड़ कि उसकी मैम वास्तव में सुपर टैलेंटेड है। टीना और रेहान की बातचीत के दौरान टीना ने बहुत खुश होते हुए कहा, भैया क्या आपको पता है, मैं तो शुरू में मिहिका टीचर को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी, पर जब मैंने देखा कि वह इतनी ज़्यादा सुपर टैलेंटेड है और मुझसे बहुत प्यार से भी बात कर रही है तो मुझे आखिर में हार माननी पड़ी।
पहले तो टीना की बात सुनकर रेहान हैरान हो गया, पर फिर उसे हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, टीना, तुम सच में अपनी टीचर को यहाँ से भागने वाली थी। मैंने तो सोचा कि तुम बहुत समझदार हो, पर तुम तो बहुत ज्यादा शैतान भी हो। वैसे अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो आज नहीं तो कल तुम भी अपनी टीचर की तरह इन सब चीजों में एक्सपर्ट हो जाओगी, और हो सकता है कि तुम अपनी टीचर से ज्यादा अच्छा पियानो बजाओ और उनसे अच्छी पेंटिंग करो। रेहान ने टीना को समझाते हुए कहा कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर वह ऐसा करती है तो वह अपनी टीचर से भी ज्यादा टैलेंटेड हो जाएगी। रेहान की बात सुनकर टीना ने खुश होते हुए कहा, डोंट वरी भैया, मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगी। आगे से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी और टीच मेहका मुझे जो भी सिखाएंगे मैं वह सब अच्छे से सीखूंगी। और आपको पता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, चीज़ों को जल्दी सीख लेती हूँ। मैं एक बार समझकर ही चीज़ों को याद कर लेती हूँ। आज दोपहर को जब मेरी बात हुई थी तब मेरे इस टैलेंट पर टीच मेहका ने भी मुझे शाबाशी दी थी। टीना को खुद की तारीफ करता हुआ देखकर रेहान ने उससे कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, मेरी छोटी सी बहन बहुत ज्यादा समझदार है और बहुत स्मार्ट भी है। इतना कहकर रेहान ने भी टीना की तारीफ कर दी। रेहान ने मैगी की तरफ देखते हुए कहा, क्या टीचर मेहका कल से ऑफिशियल पढ़ना शुरू कर देंगी? एक काम करो, एडवांस में ही उनके लिए एक रूम रेडी करवा दो एंड उसमें टीचिंग का सारा सामान होना चाहिए। अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो पहले ही मार्केट से खरीद लेना। रेहान की कमांड मिलते ही मैगी ने तुरंत कहा, ओंग बॉस हो जाएगा। इसी तरह लगभग 1 हफ्ता बीत गया और मिहिका को टीना को पढ़ाते हुए 1 हफ्ता हो गया था। शुरुआत में मिहिका बहुत ज़्यादा नर्वस रहती थी, पर अब धीरे धीरे वह भी यहाँ के माहौल में ढलने लगी थी और धीरे धीरे रेहान को भी समझने लगी थी। निशा ने जैसा मिहिका को बताया था, रेहान की पर्सनैलिटी और उसका व्यवहार दोनों ही बहुत अच्छे थे और उसमें बाकी अमीर लोगों की तरह कोई भी गलत आदत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, रेहान अपने आसपास रहने वाले हर एक इंसान का बहुत ध्यान रखता था। मेका को यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, पर फिर भी रेहान उसकी हर एक छोटी चीज को लेकर बहुत ध्यान रखता था और उसे कोई भी परेशानी नहीं होने देता था। अपने खाली टाइम में अक्सर मिहिका मैगी के साथ बातें किया करती थी और इस दौरान मिहिका को मैगी के बारे में काफी कुछ पता चला। मैगी जो रेहान की पर्सनल बॉडीगार्ड थी और हर वक्त बहुत कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रहती थी, असल में दिल से बहुत ही अच्छी थी और सबके बारे में सोचती थी। हालांकि अपनी जॉब पर्सनैलिटी की वजह से वह कभी भी यह चीजें दूसरों को दिखाती नहीं थी। महिका को रेहान के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए लास्ट में उसे सिर्फ इतना ही पता चला कि रेहान एक बड़े घर का बेटा है और बहुत पावरफुल फैमिली से है और उसके पास दुनिया जहान का सारा पैसा भरा हुआ है। रही बात रेहान और टीना के रिश्ते की, तो शुरू में मिहिका को सच में लगा था कि रेहान और टीना दोनों सगे बहन भाई हैं, पर टीना और रेहान दोनों के सर नेम अलग अलग थे, इसीलिए उसको लगा कि शायद टीना रेहान की सौतेली बहन है, इसीलिए उसका सरनेम अलग है। हालांकि जब कुछ दिन तक मिहिका और मैगी के बीच में बातचीत हुई, तब जाकर मिहिका को पता चला कि टीना और रेहान के बीच में खून का कोई रिश्ता नहीं है और टीना एक अनाथ है जिसे रेहान ने अडॉप्ट किया है। टीना का अच्छे से ख्याल रखने के लिए, जिसका उससे खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी रेहान उसका अपनी सगी बहन से ज्यादा ख्याल रखता था और उसकी परवाह करता था। मिहिका को अब तक समझ आ गया था कि रेहान वाकई दिल से बहुत दिलदार और अच्छा इंसान है और अब उस पर रेहान का काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ चुका था। पर जब भी वह रेहान के सामने जाती थी तो उसे हर बार यही बात याद आती थी कि उसकी मॉम ने उसे गलत समझ लिया था और उन्हें लगा था कि रेहान मिहिका को पसंद करता है, इसीलिए उसे ट्यूटर के तौर पर घर पर रखकर उससे नजदीकियां बढ़ा रहा है। और यह बात याद आते ही मेका का चेहरा हल्का सा लाल गुलाबी हो जाता था। इस पूरे टाइम के दौरान अभी तक औरंगाबाद शहर में डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन पूरी तरह से लगभग एंड हो चुका था और विमन भी अपने बाकी साथियों को लेकर वापस औरंगाबाद से यहाँ आ गया था। रही बात उस जेड स्टोन से बनी नटराज की मूर्ति की जो रेहान ने खान अंकल को दी थी, ताकि वे इसका इस्तेमाल करके डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम में बाकी लोगों की हेल्प ले सके और जो इंसान सबसे ज्यादा इस प्रोग्राम में हेल्प करेगा उसे यह नटराज की मूर्ति दी जाएगी। रेहान और बाकी सब लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि यह नटराज की मूर्ति पाने वाला सेलिब्रिटी कोई और नहीं
बल्कि मलाइका थी, जिसने सच में इस डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम के दौरान बहुत मेहनत की थी। हालांकि मलाइका ने यह सब कुछ किसी अच्छे इंटेंशन से नहीं किया था और ना ही उसे बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए कोई हमदर्दी थी। मलाइका को तो यह जेड स्टोन चाहिए था, इसलिए उसने इस दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मलाइका को इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए उसने एक उम्मीद के साथ अपनी सारी ताकत लगा दी। और आखिर में जब काउंटिंग की गई तो यह बात सामने आई कि मलाइका का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था, इसीलिए फरहाद ने नटराज की यह मूर्ति उसको दे दी। फिर भी मलाइका का अल्टीमेट गोल नटराज की यह मूर्ति पाना नहीं था, बल्कि इसे कैश करना था। वहीं दूसरी तरफ फरहाद, जिन्हें यह जैद से बनी नटराज की मूर्ति बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उन्हें इस तरह की यूनिक चीजों का कलेक्शन करना बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने मलाइका से डिस्कशन करके फाइनली 500 मिलियन रत्न देकर यह नटराज की मूर्ति उससे खरीद ली थी। ऐसा नहीं था कि मलाइका को नहीं पता था कि इस मूर्ति की कीमत 1 बिलियन रुपए से ज्यादा है और मलाइका इसे इतनी प्राइस में ही बेचना चाहती थी। पर दिक्कत यह थी कि इस मूर्ति को फरहाद ने ही उसे प्राइस के तौर पर दिया था, और ऐसे में जब फरहाद खुद से वापस खरीद रहे थे तो मलाइका उनसे ज्यादा बहस नहीं कर सकती थी, क्योंकि फरहाद की पोजीशन वैसे भी इस एंटरटेनमेंट सर्कल में बहुत ज्यादा थी। इस तरह से फरहाद और मलाइका दोनों खुश हो गए और इस तरह से आखिर में रेहान, जो नटराज की मूर्ति फरहाद को गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था, वह घूम फिर कर उनके पास ही वापस आ गई थी। वहीं बाकी सेलिब्रिटीज ने इस डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम में अपनी अपनी जो मेहनत लगाई थी, उस वजह से इन्हें भी उनके फैंस के तरफ से काफी ज्यादा इज्जत मिली थी। यजू आते ही विमन ने तुरंत अपनी टीम के साथ रेहान को रिपोर्ट किया। अपने सामने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के जानबाज गार्ड्स को देखकर रेहान ने उन्हें बहुत ही प्राउड से कहा, आप सब लोगों पर मुझे बहुत गर्व है। आज आप लोगों ने सिर्फ मेरा ही सिर ऊंचा नहीं किया है, बल्कि इतने लोगों की जान बचाकर और इतनी टाइम तक वहां रहकर आप लोगों ने बहुत से लोगों की अच्छी दुआ को कमाया है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कुछ टाइम के लिए आराम करें। रेहान की बात सुनकर विमन ने तुरंत कहा, हमें बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है बॉस, हम लोग बिल्कुल सही है। इतना कहकर विमन उसको देखकर हंसने लगा। इन लोगों को अभी भी अपने सामने हिम्मत दिखाता हुआ देखकर रेहान ने उन्हें डाक हुए कहा, तुम सब अपनी बकवास बंद करो। ऐसा नहीं है कि मैं औरंगाबाद में पहले रहकर नहीं आया हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद और इतने मुश्किल दिनों को देखने के बाद भला कोई कैसे नहीं थकेगा। तुम सब लोग अब कुछ टाइम आराम करोगे और सिर्फ आराम करोगे। रेहान का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन सुनकर विमन और बाकी सारे बॉडीगार्ड ने एक साथ हमें अपनी गर्दन हिला दी। तभी रेहान की नजर टीना पर गई, जो उसके बगल में ही खड़ी थी। उसने कुछ सोचकर टीना से कहा, टीना तुम जाकर खेलो, मुझे विमन से कुछ बात करनी है। अपने रेहान भैया की बात सुनकर टीना तुरंत वहां से खेलने के लिए चली गई। तभी रेहान ने विमन से कहा, टीना के जो रिश्तेदार बच गए थे, क्या वह अच्छे से सेटल हो गए हैं? रेहान ने जब टीना को रेस्क्यू किया था तो उसके बाद टीना के पेरेंट्स वहीं उस धंसे हुए मकान में ही फंसे रह गए थे। हालांकि उन्होंने उसी वक्त अपनी जिंदगी की सांस छोड़ दी थी, पर रेहान चाहता था कि उन्हें पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए, इसलिए उसने विमन और बाकी सिक्योरिटी गार्ड को स्पेशली वहां भेजा और से इस मैटर को हैंडल करने के लिए कहा। जैसे ही विमन औरंगाबाद पहुंचा था तो वह सबसे पहले उस गांव में पहुंचा और जिस लोकेशन पर टीना का परिवार और घर बना हुआ था, तुरंत वहां अपने साथियों को लेकर चला गया और उसके बाद उस मकान से उन्हें निकालकर एक सेफ जगह पर उन्हें दफना दिया गया। रेहान ने कोई भी बात टीना को नहीं बताई थी, क्योंकि टीना की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी और वह बिना वजह उसे परेशान नहीं देखना चाहता था। अगर फ्यूचर में कभी टीना की याददाश्त तो वापस आ गई और उसने अपने माँ बाप के बारे में पूछा, तो रेहान उसे उस जगह पर ले जाएगा जहां पर उसके माँ बाप को दफनाया गया था, ताकि एक आखिरी बार टीना उन्हें मिल सके। विमन ने तुरंत रेहान को जवाब देते हुए कहा, यस बॉस, सारा काम बिल्कुल सही से हो गया है और उन लोगों को सही जगह पर दफनाने में फरहाद जी ने भी हमारी मदद की थी। यह बात सुनकर रेहान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें और कुछ रिपोर्ट नहीं करना है तो तुम लोग जाकर आराम कर सकते हो। सारे सबऑर्डिनेट्स ने एक साथ जवाब देते हुए कहा, यस बॉस। जैसे ही रेहान ने अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को वापस भेजा तो टीना फिर से भागते हुए उसके पास आए और रेहान से बोली, भैया चलिए हम लोग झील के पास जाकर फिशिंग करते हैं। टीना की पूरी जिंदगी इस आइलैंड पर आकर एकदम बदल गई थी
और उसका व्यवहार भी बहुत हद तक अलग हो गया था। वह रेहान को अपना असली भाई ही मानती थी और उसे जो भी चाहिए होता था वह तुरंत रेहान से उसकी डिमांड करने लगती थी। रेहान भी अपनी छोटी बहन की हर एक बात को अपने सिर पर रखता था और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता था। छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा यही पसंद आता है कि जब उन्हें कोई चीज पसंद आए और वह उन्हें तुरंत मिल जाए तो उन्हें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता था। अभी 2 दिन के लिए महका वापस अपने कॉलेज गई थी ताकि अपने एग्जाम दे सके। इसीलिए 1-2 दिन से टीना के पास कोई भी काम नहीं था और पढ़ाई तो वह बिल्कुल नहीं करने वाली थी। इन 2 दिनों में टीना ने डिसाइड कर लिया था कि वह खूब मस्ती करेगी और सारे खेल खेलेगी। पता नहीं अचानक से टीना को फिशिंग करने का क्या शौक चढ़ गया था, पर उसने रेहान को खींचते हुए अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलिए ना भैया प्लीज। टीना को जिद करता हुआ देखकर और अपने आज का प्लान देखकर, जहां रेहान को पूरे दिन कोई भी काम नहीं करना था, उसने तुरंत टीना की बात मान ली और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब तक तुम्हारी टीच मिहिका वापस आती है उससे पहले हम लोग खूब मस्ती करेंगे। रेहान को अपनी बात मनवा ही टीना बहुत ज्यादा खुश हो गई और उछलते कूदते हुए उससे बोली, ठीक है, मैं अभी जाकर तैयार होकर आती हूँ। और इतना कहकर अगले ही पल टीना पूरी तरह से गायब हो गई। रेहान ने हेल्पलेस होते हुए अपना सिर हिला दिया और फिर अपने पास खड़ी मैगी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जाओ और जाकर एक छोटी बोट का अरेंजमेंट करो और साथ ही साथ फिशिंग या भी लेकर आओ। रेहान का ऑर्डर मिलते ही मैगी तुरंत अरेंजमेंट करने के लिए चली गई। वैसे तो रेहान के पास अपनी खुद की पर्सनल सिंगल हन वेल्योर थी, पर फिर भी फिशिंग जैसे छोटे से काम के लिए रेहान अपनी इतनी बड़ी योट को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जैसे ही मैगी ने छोटी सी बोट का अरेंजमेंट कर दिया जिसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते थे और साथ ही साथ फिशिंग इक्विपमेंट भी मैगी अपने साथ ले आई थी, रेहान और मैगी मिलकर टीना को वहां झील के पास ले गए। रेहान और मैगी टीना को मैन रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के पास, जहां पर समुद्र को भरकर जमीन तैयार की जा रही थी, वहां ले गए। ये तीनों रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के वेस्टर्न एरिया की तरफ चले गए, जो स्पेशली लोगों के लिए फिशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता था। यह जगह भी रेहान की कंपनी के जुरिसडिक्शन में ही आती थी। रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का कुछ हिस्सा पहले ही टूरिज्म के लिए ओपन कर दिया गया था। इस वजह से यहाँ पर हर वक्त बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी और लोग इस जगह को काफी पसंद भी कर रहे थे। और फिर यहाँ पर सिर्फ आसपास नेचुरल सीनरी और साइट सीन ही नहीं था, बल्कि हर तरह की एंटरटेनमेंट एक्टिविटी भी यहाँ होनी शुरू हो गई थी। यहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से पानी में भी हर तरह के लगभग सारे जानवर रहते थे और मछलियां भी यहाँ काफी ज्यादा संख्या में थी। इसीलिए यहाँ पर फिशिंग करने का अपना ही मजा था। और सबसे बड़ी बात, रेहान की कंपनी ने गर्भ परिवार के साथ पार्टनरशिप कर ली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में बोट अवेलेबल थी और टूरिस्ट भी फिशिंग के लिए यहाँ पर बोट का यूज कर सकते थे। इस वक्त समुद्र के आसपास यहाँ हर तरह की बोट थी, चाहे फिर वह हाई ग्रेड हो या लो ग्रेड, हर तरह की। यहाँ तक कि यहाँ पर ऐसी बोट भी थी जो पूरी तरह से पयो लकड़ी की बनी हुई थी। पयो लकड़ी की बनी हुई बोट का इस्तेमाल लोगों को एंस टाइम की याद दिलाता था, जहाँ पहले अक्सर लोग इसी तरह की लकड़ी की बनी बोट का इस्तेमाल करते थे। रेहान का हिम आइलैंड समुद्र किनारे से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। इस वक्त टूरिज्म का पीक सीजन चल रहा था और सिर्फ हिजू में ही नहीं बल्कि यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। यहाँ पर जो टूरिस्ट ज्यादातर आए हुए थे वह सब पैसे वाले थे, इसीलिए यहाँ की हर एक चीज का अच्छे से लुत्फ उठाना चाहते थे और इसीलिए फिशिंग एरिया भी इन सब टूरिस्ट से भरा हुआ था। इन लोगों के पास पैसे थे, इसलिए ये लोग अच्छी खासी यट रेंट पर ले सकते थे। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट ऐसे भी थे जो अपनी खुद की पर्सनल यट लेकर आए थे और यहाँ पर ड्राइव कर रहे थे। इस तरह के कस्टमर्स के लिए रेहान की कंपनी का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बहुत कम फीस चार्ज करता था। फिशिंग के दौरान यहाँ पर टूरिस्ट जो भी मछली पकड़ते थे वह सब उनको ही मिलती थी। यहाँ आने के बाद रेहान ने देखा कि यहाँ पर 1 दर्जन से भी ज्यादा बोट पानी में थी। सबसे बड़ी बात जो रेहान और बाकी सब लोगों को अच्छी लगी थी वह ये थी कि यहाँ पर जो समुद्र का किनारा था वहां से लेकर रीजन वे में लगभग बहुत बड़ा इलाका रेहान के अंड में ही आता था, जहां वे लोग जैसे चाहे वैसे फिशिंग कर सकते थे और टूरिस्ट को भी अलाउ कर सकते थे। अभी से इतने सारे टूरिस्ट यहाँ आने लगे थे कि रेहान को इससे काफ़ी हद तक मुनाफा होना शुरू हो गया था और काफ़ी मिलियन रुपए रेहान कमाने लगा था। इस वक्त रेहान ने शॉर्ट स्लीव टी शर्ट, सिर पर एक कैप और नीचे शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी।
आज सभी ने बहुत ही कैजुअल ड्रेसिंग की हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मैगी ने आज वन टाइट स्पोर्ट्स वेयर पहना हुआ था। टाइट फिटिंग कपड़ों में मैगी और भी ज़्यादा एनर्जी फील करती थी और ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करती थी। वहीं टीना ने एक वाइट वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी जिस पर कार्टून प्रिंट हो रखा था और साथ ही साथ सिर पर एक वाइट स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी और पैरों में पिंक कलर की सैंडल पहनकर वह बिल्कुल किसी खूबसूरत प्यारी सी यंग लड़की की तरह लग रही थी। रेहान ने एक शांत जगह अपने लिए ढूंढ ली जहां पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा था। उसने वहीं पर अपनी बोट को रोका और फिशिंग गियर को उन तीनों ने फैला दिया। वैसे रेहान को फिशिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और ना ही उसे समुद्र में फिशिंग करनी आती थी, और वैसे सच कहे तो उसे कुछ पकड़ना भी नहीं था। वह तो बस थोड़ी देर अपना मन बहलाने के लिए टाइम पास कर रहा था जिससे टीना भी खुश हो जाए। मैगी भी रेहान और उसके इंटेंशन को अच्छे से जानती थी, इसीलिए वह भी ज्यादा कोई मशक्कत नहीं कर रही थी और आराम से बस एंजॉय के लिए उस बोट में बैठी हुई थी। जबकि टीना इन सब से थोड़ी अलग थी। इस वक्त टीना का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। बच्चे जिन चीज़ों को पसंद करते हैं या दिल से करना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए वह हमेशा बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, और टीना भी इस वक्त कुछ ऐसे ही लग रही थी मछलियों के लिए। जाल बिछाने के बाद और उनके लिए दाना डालने के बाद टीना बहुत ही सीरियस होकर समुद्र की तरफ देखने लगी। वैसे तो यहाँ पर बहुत सी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी है और इसे करने में काफ़ी मज़ा भी आता है, पर इस खेल को खेलने के लिए सबसे ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना 1 मिनट भी कोई भी प्लेयर इस खेल में नहीं रुक सकता था। टीना जब यहाँ आई थी तो उससे पहले वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और यहाँ आने के बाद भी वह काफ़ी देर तक एक्साइटेड रही। टीना में पेशेंस बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वह बहुत आराम से अपने शिकार को फंसाने की कोशिश कर रही थी, पर लगभग आधा घंटा बीत गया था और अभी तक उनके बिछाए हुए जाल में कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा था। और अब टीना और ज़्यादा यहाँ नहीं बैठ सकती थी। इस बार टीना ने बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हुए रेहान से कहा, भैया क्या यहाँ पर कोई भी फिश नहीं है? अभी तक कितनी देर हो चुकी है पर एक भी फिश हमारे जाल में नहीं फंसी है। टीना को हाइपर देखकर रेहान ने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारी फिश है पर हमें कुछ देर पेशेंस रखना होगा। रेहान की बात सुनकर टीना ने फिर से कहा, और कितना पेशेंस रखना होगा? इतनी देर से तो हम जाल बिछाकर बैठे हैं पर कोई मछलियाँ ही नहीं रही है। रेहान ने फिर से टीना को समझाते हुए कहा, ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। एक काम करते हैं, हम लोग एम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, वह समुद्र के पास ही बना हुआ है। रेहान किसी भी तरह से टीना का मन बहलाना चाहता था। वह समझ चुका था कि अब टीना बहुत ज़्यादा बोर हो गई है और वह ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं बैठ पाएगी, इसलिए रेहान को एम्यूजमेंट पार्क लेकर जाना चाहता था जो वहीं समुद्र के किनारे पर बना हुआ था, ताकि टीना थोड़ा एंजॉय कर सके और उसका यहाँ आना वेस्ट ना हो। जैसे ही यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क बनकर तैयार हो गया था तो रेहान ने अपने मैनेजमेंट को कह दिया था कि वह लोग इसे टूरिस्ट के लिए ओपन कर दे ताकि सब लोग इसका आनंद उठा सके। यह एम्यूजमेंट पार्क ज़मीन और समुद्र दोनों पर बना हुआ था और चारों तरफ फैला हुआ था। चाहे बच्चे हो या बड़े, सबके लिए वहाँ पर मस्ती करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। यहाँ पर बने हुए एम्यूजमेंट पार्क में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी और एक्साइटमेंट थी, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब इस जगह को पूरी तरह से इमरान ही मैनेज कर रहा था। रेहान को इमरान पर पूरा भरोसा था और इमरान ने इस भरोसे को बहुत मेहनत से कमाया था। इमरान वाकई मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, इसीलिए रेहान ने उसे ये सारी जिम्मेदारी दी थी। रेहान जानता था कि बच्चों को इस तरह की जगह ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए टीना को वहाँ ले जाने के लिए कह रहा था। टीना जब से रेहान के साथ आई थी तब से उसी के आइलैंड पर रह रही थी। हालांकि वैसे तो वहाँ पर बहुत मस्ती थी और टीना को वहाँ पर काफ़ी अच्छा भी लगता था, पर रेहान के घर पर बहुत कम लोग रहते थे, इसीलिए वहाँ इतनी चहल पहल नहीं थी जितनी यहाँ पर थी, और ज़्यादातर बच्चों को इसी तरह की चहल पहल वाली जगह ज़्यादा पसंद आती थी। रेहान की बात सुनकर टीना ने गुस्से से मना करते हुए कहा, नहीं, आज मैं यहाँ पर फिशिंग करने आई हूँ। मैं चाहे कुछ भी कहूँ या चाहे जो भी हो जाए, पर आज मैं फिश पकड़ कर रहूँगी, चाहे जो हो जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगी जब तक फिश मेरे जाल में नहीं फंस जाती। टीना ने यह बात काफी ज्यादा डिटरमाइंड होकर और सीरियस होकर कही थी, इसीलिए एक बार तो रेहान और मैगी भी हैरान हो गए थे, पर जल्दी ही रेहान ने माहौल को नॉर्मल करने के लिए हंसते हुए कहा, टीना
मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी ज्यादा सीरियस हो जाओगी। चलो कोई बात नहीं, आज तो हम मछली पकड़ कर ही रहेंगे। रेहान ने बस अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी टीना ने बहुत तेज एक्साइटेड होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मछली को पकड़ने के लिए पानी में जो जाल बिछाया गया था वह बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिसका मतलब साफ था कि उसमें कोई ना कोई शिकार फंस चुका था। फिशिंग रोड को ऊपर की तरफ खींचते हुए टीना ने खुश होते हुए कहा, भैया देयर इज अ फिश, यह बहुत भारी हैं। इतना कहकर टीना फिशिंग रॉड को बहुत मुश्किल से ऊपर उठाने लगी। उसे इस तरह करता हुआ देखकर रेहान ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, उसे आराम से ऊपर लेकर आओ, थोड़ा इंतजार करो। मछली जाल में फंसने के बाद झटपट नहीं लगेगी और आखिर में हार मान लेगी। उसके बाद तुम उसे ऊपर खींचना, वरना वह निकल भी सकती है। टीना का अनुमान सही था। उसके जाल में जो मछली फंसी थी वह वाकई छोटी नहीं थी। उसने अपना पूरा जोर लगाकर अपने छोटे छोटे हाथों से उस फिशिंग लाइन को खींचते हुए उस मछली को उस छोटी सी बोट में रख दिया। मछली को देखकर रेहान ने खुश होते हुए कहा, वाह टीना, ये मछली तो बहुत बड़ी है, सच में तुम्हारा लक बहुत अच्छा है। अभी अभी जो मछली उस जाल में फंसी थी वह पागलों की तरह उस जाल से निकलने के लिए छटपटा रही थी। मछली ने आखिरी पल तक अपनी हार नहीं मानी और बार बार उस पानी की तरफ छलांग लगाती रही। वैसे तो फिशिंग लाइन अभी भी थोड़ी सी दूरी पर थी, पर फिर भी रेहान देख सकता था कि यह मछली वाकई मीटर से ज्यादा लंबी थी। खुद को आजाद करवाने के लिए मछली का झटपट लगभग 20 मिनट तक चलता रहा और उसके बाद फाइनली उसने हार मान ली। उसके बाद रेहान और मैगी ने उस मछली को ऊपर की तरफ खींच लिया। टीना अभी सिर्फ 10 साल की थी, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी और इतनी भारी मछली को ऊपर खींचने के लिए उसकी ताकत काफी नहीं थी। अपने सामने इतनी भारी और बड़ी मछली को देखकर हर कोई एकदम हैरान रह गया। तभी किसी ने हैरान होते हुए रेहान से कहा, ओह गॉड, ये तो गोल्डन थ्रेड एम्परर फिश है। ब्रदर, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुमने सच में एक रैंडम फिश को पकड़ा है। जब रेहान इस मछली को वापस पानी में जाने से रोक रहा था और इसे अपनी बोट पर खींच रहा था, तभी रेहान की नाव समुद्र के बीच के हिस्से तक आ गई थी और तभी रेहान को किसी की आवाज सुनाई दी जो उसी की तारीफ कर रहा था। तभी रेहान ने देखा कि उनके पास एक यट खड़ी है जिसमें बहुत सारी लड़कियां और कुछ लड़के खड़े हुए हैं और उसी की तरफ खुश होकर देख रहे हैं। यह लड़कियां जो इन लड़कों के साथ खड़ी थी वह सब किसी मॉडल की तरह लग रही थी। अचानक ही लोगों की नजर रेहान की तरफ चली गई जो मछली को बोट में लाने की कोशिश कर रहा था। वही जो लड़कियां उन लड़कों के साथ उस योट में थीं, उन्हें फिश के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, पर इतनी बड़ी मछली को देखकर वे लड़कियां भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थीं। जो लड़के उस यट पर थे वह शायद किसी अमीर घर के बेटे थे और यहाँ पर इन लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने आए थे। इसीलिए इन लोगों को कहीं ना कहीं बाकी लड़कियों से ज्यादा नॉलेज थे। और सच में टीना ने जिस मछली को पकड़ा था वो गोल्डन थ्रेड एम्परर फिश ही थी। मोस्टली इस तरह की मछलियां साउथ सी में ही पाई जाती थीं और साउथ सी के आसपास रहने वाले ज्यादातर लोग इनको खाना पसंद करते थे। हालांकि बेस्ट रेस्टोरेंट इस तरह की फिश अपने होटल में प्रोवाइड करवा पाते थे और सबसे बड़ी बात यह बहुत आसानी से नहीं मिलती थी। अगर किसी को इस स्पेशल मछली को खाना होता था तो उन्हें रेस्टोरेंट में पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती थी। इस मछली की सिर्फ कुछ स्लाइस ही प्लेट में परोसी जाती थी और उसकी कीमत हर एक स्लाइस से लगाई जाती थी। हर एक टुकड़े की कीमत लगभग 000 होती थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि साउथ सी में इस तरह की फिश सबसे लग्जरी डिश में शामिल होती थी। इस मछली का बीच का टुकड़ा सबसे ज्यादा पतला और ट्रांसपेरेंट होता था और उस टुकड़े की कीमत कई बार सोने से भी ज्यादा होती थी। इसीलिए कोई आम आदमी तो इस तरह की मछली को कभी सपने में भी खाने के बारे में नहीं सोच सकता था और अमीर लोग भी जल्दी से इस डिलीशियस डिश को एंजॉय नहीं कर पाते थे। जो सबसे ज्यादा अमीर होता था वही सबसे पहले बाजी मारता था और इस तरह के खाने को खा सकता था। जैसे ही टिक्की में बैठे लड़कों ने इस फिश को रेहान के हाथों में देखा तो वे उसे जलन महसूस करने लगे। जैसे ही टिक्की में खड़े लोगों ने रेहान के हाथ में उस एक्सपेंसिव फिश को देखा तो उन्हें जलन महसूस होने लगी। रेहान ने जब फिश के मुंह से हुक निकाला तो यॉट पर खड़े लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और उसके बाद एक दूसरे के साथ कानाफूसी करने लगे। हमें ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम सही कह रहे हो।
शायद बोट पर बैठे लोगों को नहीं पता कि ये फिश कितनी कीमती है और हम लोग इन्हें बेवकूफ बनाकर किसी भी कीमत पर खरीद सकते हैं। हाँ, इन लोगों की बोट को देखो, कितनी पुरानी और टूटी हुई लग रही है। अगर हम इनके सामने अच्छा ऑफर रखते हैं तो हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल हो जाएगा और इन लोगों को भी लगेगा कि ये हमसे बार्गेनिंग करके ये फिश हमें दे रहे हैं। यही सब बातें करके इन लोगों ने रिहान को आवाज लगाते हुए कहा, हे दोस्त, तुम्हारी बोट बहुत छोटी है, इतनी बड़ी मछली को इस बोट में ले जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। हो सकता है कि बोट पानी में पलट जाए और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किनारे पर पहुंचने से पहले ही ये मछली फिर से पानी में उछल कर गिर सकती है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। और फिर तुम्हारे साथ 2 खूबसूरत लड़कियां हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे ही इनकी जान खतरे में डालोगे। मैगी ने भी अपने सिर पर कैप पहनी हुई थी, इसीलिए मैगी का खूबसूरत चेहरा बोट में बैठे लोगों को साफ नहीं दिख रहा था। हालांकि मैगी के टाइट कपड़ों और फिट फिगर की वजह से थोड़ा आइडिया लग गया था। वहीं दूसरी तरफ टीना भले ही छोटी थी और उसकी ड्रेस और बाकी अपीयरेंस से इतना पता चल रहा था कि वह भी काफ़ी खूबसूरत है और मैगी को बराबर की टक्कर दे रही है। उन लोगों की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, पर मैं खुद इस मछली का ख्याल रख लूँगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यट में खड़े लड़कों को लगा कि शायद रेहान उनकी बात नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए उन्होंने हैरान होते हुए एक दूसरे को देखा और उसके बाद डायरेक्टली रेहान से कहा, दोस्त, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हम लोग यहाँ काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं पर हमारे हाथ एक भी मछली नहीं लगी। तुम हमें अपनी मछली की कीमत बताओ और इस मछली को हमें बेच दो। मैंने सही कहा नाना? तभी उस लड़के के पास खड़े दूसरे लड़के ने कहा, हाँ, तुम हमें कीमत बताओ, हम ज़रूर इस मछली को खरीद लेंगे। इन लोगों की बात सुनकर रेहान ने टीना की तरफ देखकर उससे पूछा, तुमने जो मछली पकड़ी है क्या तुम उसे बेचना चाहती हो? टीना को ये सारी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर वह सच में इस मछली को बेचना नहीं चाहती थी। उसने पहली बार एक मछली पकड़ी थी और यह एक्सपीरियंस उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। उसने आज सुबह से काफ़ी देर बैठकर इस मछली को फंसाने के लिए मेहनत की थी। ऐसे में कुछ पैसे के लिए वह कैसे इसे बेच सकती थी? यही सबोचकर टीना ने रेहान की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं बेचूंगा। टीना का सटीक जवाब सुनकर रेहान समझ गया और उसने यट पर खड़े लोगों से कहा, सॉरी, पर हमें ये मछली नहीं बेचनी। रेहान की बात सुनकर यॉट पर खड़े लड़के मुस्कुराने लगे और उसके बाद उनमें से एक ने कहा, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हें इस मछली के लिए ₹1,00,000 दें? क्या बोलते हो? जिस लड़के ने ऑफर दिया था उसके आसपास के लड़कों ने सहारा देते हुए कहा, ₹1,00,000 कोई छोटी उम्र नहीं है। हम इतने पैसे तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये मछली काफ़ी बड़ी है और दिखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। अगर तुम मछली मार्केट में जाकर इस मछली को बेचोगे तो तुम्हें इसके 0,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अरे ₹1,00,000 वाकई छोटी अमाउंट नहीं थी, इसलिए आसपास खड़ी मॉडल लड़कियां काफ़ी एक्साइटेड हो गईं और चीयर्स करने लगी। वह बात अलग थी कि इन सामने खड़े लोगों को नहीं पता था कि रेहान के लिए $1,00,000 एक वाइन की कीमत से भी कम थी। इन मॉडल लड़कियों ने इन अमीर लड़कों का साथ इसीलिए दिया था क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद इन अमीर लड़कों को खुश करके अगर ये लड़कियां 0 भी एक दिन के कमा लेती हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं होगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जितना ज़्यादा पैसा कमाओ उतना ही कम लगता है और इसीलिए इन मॉडल लड़कियों का भी ऐसा ही मानना था कि जितना भी पैसा ये जैसे भी कमा लेती है उतना ही कम है। हालांकि आज की कमाई पूरी तरह से इन अमीर लड़कों पर डिपेंड करती थी। ये लोग आज पूरे दिन मस्ती करने के बाद खुश होकर इन लड़कियों को कितना पैसा देते हैं। अगर इन लड़कियों की किस्मत अच्छी रही तो इन्हें अच्छा खासा अमाउंट आज मिल जाएगा, पर अगर किसी कारण से अगर इन लड़कों का दिमाग ख़राब हुआ तो इन्हें आज कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि इन लड़कों का मूड किस बात से ख़राब हो रहा है। आखिर में इन लड़कों के नाखुश होने से सबसे ज़्यादा नुकसान इन लड़कियों का ही होने वाला था और इतनी मेहनत करने के बाद भी लड़कियों को ₹1 भी नहीं मिलने वाला था। ये सब लड़कियां सोच रही थीं कि सामने खड़ा रेहान कोई आम इंसान है और अगर आज वह मछली बेच देता है तो उसे बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाएगा और इसका मतलब था कि रेहान इतने पैसे कमाकर इन लड़कियों से ज़्यादा अमीर हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं इन लड़कियों को रेहान की किस्मत से जलन हो रही थी। इतने पैसे कमाने के लिए इन लड़कियों को महीनों तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और हर छोटी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता था जिससे इनके यह अमीर बॉस नाराज़ ना हो जाए या उन्हें किसी बात का गुस्सा ना आ जाए। वही रेहान को सिर्फ एक मछली पकड़ने से कितने पैसे मिल रहे थे, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी।
तभी मैगी ने रेहान के कान के पास आकर फुसफुसाना की कोशिश कर रहे हैं। मैगी की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि ये लोग मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को लगता है कि मुझे फ़िश के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वैसे तो बहुत कम अमीर घरानों के लड़कों को ही इतनी एक्सपेंसिव फ़िश के बारे में पता था और रेहान मित्तल परिवार का बेटा था और दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंसान होने की वजह से भला उसे ये सब बातें कैसे पता नहीं होंगी। रेहान तो अक्सर ये सारी चीज़ें खाता रहता था, इसलिए जब उन लड़कों ने इस मछली की कीमत लाख बताई तो रेहान के चेहरे पर बस मुस्कान आ गई। रेहान वैसे भी इसे बेचने नहीं वाला था। अगर टीना कहती तो भी रेहान इसे नहीं बेचता। भला रेहान को पैसों की क्या कमी थी। यट पर खड़े लड़कों ने जब देखा कि रेहान कोई जवाब नहीं दे रहा है और बहुत सोच रहा है, तो उनमें से एक लड़के ने रेहान को आवाज़ देते हुए कहा, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हें यह मछली बेचनी है या नहीं? कुछ बोलोगे भी? मेरा दोस्त सही कह रहा है। कहीं तुम हमसे ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं और तुम्हारे कहने पर तुम्हें ज़्यादा पैसे दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लाख रब देना पहले ही बहुत बड़ी बात है, अब ज़्यादा लालच मत करो। इन लड़कों की बात सुनकर रेहान ने फिर से अपना सिर ना में हिला दिया और तेज़ आवाज़ में बोला, मैंने अभी अभी कहा ना कि मुझे यह मछली नहीं बेचनी है। जैसे ही लड़कों ने यह बात सुनी तो उन्होंने हैरान होते हुए कहा, नहीं बेचनी है? मतलब हम तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं और फिर भी तुम इसे नहीं बेचना चाहते हो? तुम एक झटके में इतने पैसे कमाने का मौका छोड़ रहे हो? क्या तुम बेवकूफ़ हो? जैसे ही योट पर खड़ी उन खूबसूरत लड़कियों ने रेहान का रिएक्शन देखा तो एकदम हैरान रह गई। उन्हें अपने सामने खड़ा रेहान किसी बेवकूफ़ से ज़्यादा नहीं लग रहा था। इन लड़कियों को एक बार तो ऐसा भी लगा कि शायद रेहान को पैसों से प्यार नहीं है, इसीलिए तो इतनी बड़ी रकम ठुकरा रहा है। लड़के किसी भी हाल में इस मछली को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। इसीलिए कुछ सोचते हुए उनमें से एक लड़के ने कहा, लगता है तुम ऐसा इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें हमारी ऑफर किया हुआ अमाउंट कम लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें 0,000 और ज़्यादा दे दूंगा। टोटल मिलाकर ये अमाउंट लाख रब हो गया है। मुझे लगता है अब तुम्हें ये अमाउंट ठीक लग रहा होगा। हाथ में आए पैसे को इस तरह दबाओ मत, तुम्हें यह किस्मत बार बार नहीं मिलेगी। जैसे ही यह बात वहां खड़ी खूबसूरत लड़कियों ने सुनी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो गई। उन्हें तो यह अमाउंट सुनकर अपनी आंखों पर और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उन्हें लगने लगा कि कहीं यह सब चक्कर खाकर रेलिंग से समुद्र में ना गिर जाए। पलक झपकते ही इतनी अमाउंट बढ़ना वाकई इन लड़कियों के लिए बड़ी बात थी। रेहान ने फिर से कुछ नहीं कहा तो पर खड़े लड़के ने उससे कहा, हैंडसम, क्या तुम बेवकूफ़ हो? हमने पैसे बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिए हैं। क्या तुम अभी भी इस मछली को नहीं बेचना चाहते हो या फिर तुम घर जाकर इसे नमक लगाकर खाने की सोच रहे हो? इतना कहकर सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी उस यर पर जो सबसे अमीर लड़का था वह रेहान पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और तभी उसके आसपास खड़े उसके चमचे अपने बॉस की तारीफ करते हुए कहने लगे, हमारे बॉस सही कह रहे हैं। लाख रब में 1 सेकंड हैंड बोट आ जाएगी। बिना वजह बेवकूफ़ मत बनो। ये मछली जल्दी ही बदबू मारने लगेगी और तुम इसे बाद में बेच भी नहीं पाओगे। हमारे बॉस का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए वह तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं। अगर आज तुमने यह मछली नहीं बेची तो तुम ज़िंदगी भर इसका पछतावा करोगे। तुम्हें इसे बेच देना चाहिए। हमारी बात मानो। इस वक्त योर पर जितनी भी लड़कियां खड़ी थीं वह सब रेहान को लगातार उकसाने लगी और कहने लगी कि वह इस मछली को बेच दे, पर रेहान पर इनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। रेहान ने अपने मन में सोचा कि 1.5 लाख रुपये तो उसके एक दिन की पॉकेट मनी है और यह लोग मुझे ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे यह मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। यह सब बातें सोचकर रेहान ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हो। अगर एक बार मैंने कह दिया कि मैं इस मछली को नहीं बेचूंगा, इसका मतलब है कि मैं नहीं बेचूंगा। मैगी बोट का इंजन स्टार्ट करो, हमें वापस चलना है। रेहान का ऑर्डर मिलते ही मैगी ने तुरंत ओके में जवाब दिया और बोट का इंजन स्टार्ट करने के लिए
उसके पास जाने लगी। तभी योट पर खड़ा आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला, दोस्त, क्या तुम्हें इसे नहीं बेचना चाहते हो? तुम्हें एक बार और इसके बारे में सोच लेना चाहिए। हमारा अभी मूड है, इसलिए हम खरीद रहे हैं। तुम हमें मना करके हमारी बेइज्जती कर रहे हो। रेहान को अब गुस्सा आने ही वाला था। उसने अपने मन में सोचा कि यह लोग कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। उसने बहुत ही सीरियस होते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी बेइज्जती कर भी रहा हूं तो ऐसा ही सही। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं जिसे नहीं पता कि इस मछली की क्या कीमत है और इसकी क्या वैल्यू है? तुम लोग इतनी देर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सब कुछ समझते हुए भी मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम लोगों से डरता हूं। तुम सब लोग बेकार और बिगड़े हुए अमीर जादे हो। जैसे ही योट पर खड़े लोगों ने यह बात सुनी तो हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रेहान को इस मछली के बारे में पता होगा। उनमें से एक ने हैरान होते हुए कहा, इसका मतलब तुम इतनी देर से बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे थे। तुम खुद बेवकूफ नहीं बन रहे थे, बल्कि हमें बेवकूफ बना रहे थे। अब जाकर इन लोगों को समझ आ गया था कि रेहान इनके जाल में नहीं फंसने वाला है और रेहान को अच्छे से पता है कि इस मछली की क्या कीमत है, इसलिए वह इसे इतनी आसानी से नहीं देगा। अब तक सब लोगों को समझ आ गया था कि रेहान जितना बेवकूफ होने का दिखावा कर रहा है, इतना बेवकूफ है नहीं, और इतनी आसानी से उन्हें यह गोल्डन फिश हाथ नहीं लगने वाली है। यही सोचकर उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम खुद मान रहे हो कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब इसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो भी करूंगा उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। अगर आज तुमने मुझे यह फिश नहीं दी तो तुम जिंदा यहां से वापस नहीं जा पाओगे। उस लड़के की बात सुनकर रेहान ने उसे एक सार्कास्टिक और घमंड से भरी हुई स्माइल देते हुए कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम में कितना दम है। रेहान को इतना कॉन्फिडेंट देखकर एक बार तो वह लड़का हैरान रह गया और फिर जल्दी ही उसने कॉन्फिडेंट होते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। जब तक तुम मर नहीं जाते मैं तब तक तुम्हें मारता रहूंगा। अब ये लोग खुलेआम मारधाड़ पर उतर आए थे। फिलहाल इन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं चल रही थी कि यह मछली कितनी ज़्यादा कीमती है और कितनी नहीं, बल्कि फिलहाल इन्हें रेहान एक बाघ ही नज़र आ रहा था जो इनके हुक्म को मानने से मना कर रहा था। अब इन लोगों को भी ये मछली पैसे देकर खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये लोग अपनी दादागिरी करके और रेहान को मारकर इस मछली को हासिल करना चाहते थे। इन लोगों को लग रहा था कि शायद अब इन्हें मछली पाकर ही ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। इन लोगों को लगने लगा कि शायद उनकी धमकी सुनकर रेहान अब डर जाएगा, पर इनके उम्मीदों से बिल्कुल उलट रेहान अपने उसी बिंदास अंदाज में खड़ा था और इनकी धमकियों को हवा की तरह उड़ा दिया था। वहां खड़े लड़के ने एक और बार कोशिश करते हुए कहा, लड़के, बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। जब वह तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं तो तुम इसे बेच क्यों नहीं देते? हमारे बॉस बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर इन्होंने पलटकर तुम पर वार किया तो तुम जेल नहीं पाओगे। यट पर खड़ी कुछ लड़कियां दिल से थोड़ी अच्छी थीं, इसीलिए उन्हें मन ही मन रेहान के लिए काफी बुरा लग रहा था। यह लड़कियां अपने मन में सोचने लगीं कि काश रेहान बिना झगड़े के इन्हें जो चाहिए वह दे दे और इस झगड़े को यहीं खत्म कर दे। यह मॉडल लड़कियां जानती थीं कि इनके बॉस स्वभाव से कितने ज्यादा गुस्सैल और बिगड़े हुए हैं। ये लोग पैसे देकर खरीद रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, वरना ये लोग अपना